स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय में उतर रहे हैं, वैदिक ज्योतिष। नमस्कार। और हम इसे पीवीआर नरसिम्हा राव की शिक्षाओं के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास श्री जगन्नाथ सेंटर बॉस्टन के छात्रों के नोट्स और सामग्री है। जी हाँ, ये सामग्री काफी विस्तृत है और ज्योतिष के कई मूलभूत सिद्धांतों को छूती है। हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से वो खास बातें और गहरी समझ निकालें जो शायद हमें अपने आप को और इस ब्रह्मांड को बेहतर समझने में मदद करें। बिल्कुल। हम ग्रहों के मतलब, उनकी पौराणिक कहानियों से जुड़ाव, कुंडली के भाव, वर्ग, योग और यहाँ तक कि मंत्र विज्ञान जैसी चीजों पर भी बात करेंगे। हाँ, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस विचार से कि ये पौराणिक कथाएं जैसे विष्णु के अवतार वगैरह ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। स्रोत बताते हैं कि ये हमारे अंदर की सच्चाइयों का प्रतिबिंब है। बिल्कुल सही कहा आपने। ज्योतिष में पुरानी कथाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, वो ग्रहों की ऊर्जाओं, उनके स्वभाव और हमारे जीवन पर उनके प्रभाव को समझने के रूपक हैं, कह सकते हैं। अच्छा। और यही बात ज्योतिष को सिर्फ भविष्य बताने वाले टूल से कहीं ज्यादा बनाती है। ये तो खुद को और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने का एक नक्शा है, एक तरह से। तो ये स्रोत हमें इसी नक्शे को पढ़ने में मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके कुछ बुनियादी नियम और उनकी गहराइयां समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रहों से ही शुरू करते हैं। स्रोत कहते हैं कि हर ग्रह हमारे ही किसी हिस्से को दिखाता है। जैसे बृहस्पति यानी गुरु हमारी बुद्धि है। हाँ बिल्कुल, बृहस्पति हमारी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, नैतिकता, हमारी समझ का प्रतीक है। और शुक्र, वो तो असुरों के गुरु थे, फिर वो हमारे अंदर क्या दर्शाते हैं? शुक्र हमारे अंदर की इच्छाओं, आनंद, सुख, कला, रचनात्मकता, रिश्तों, भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भले ही वो असुर गुरु थे, पर वो जीवन के रासिक यानी एक्टिव और आनंददायक पहलुओं से जुड़े हैं। अच्छा। और सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा कोर, हमारा असली स्वभाव, हमारा अहम, हमारी जीवन शक्ति। और चंद्रमा हमारा मन है, हमारी भावनाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी माँ, हमारा आराम, हमारी कल्पनाशीलता। मंगल हमारी ऊर्जा, साहस, लड़ने की क्षमता, इच्छा शक्ति, गुस्सा, भाई बहन। बुध हमारी बुद्धि, बातचीत करने की कला, सीखना, व्यापार, तर्क क्षमता। और शनि से तो अक्सर लोग डरते हैं। हाँ, शनि कर्म के ग्रह हैं। वो अनुशासन, धैर्य, जिम्मेदारी, सीमाएं और जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करने की क्षमता दर्शाते हैं। डरने की बजाय उन्हें समझने की जरूरत है। वो हमें धीरज और दृढ़ता सिखाते हैं। और इन ग्रहों का विष्णु के अवतारों से भी सीधा जुड़ाव बताया गया है ना? जी हाँ, ये एक बहुत ही रोचक पहलू है। स्रोत बताते हैं कि हर अवतार किसी ग्रह की विशेष ऊर्जा को प्रकट करता है। जैसे भगवान राम सूर्य से जुड़े हैं, मर्यादा, नेतृत्व, एक आदर्श राजा। भगवान कृष्ण चंद्रमा से, प्रेम, कला, लीला, भावनाएं। नरसिंह अवतार, वो तो काफी उग्र थे। हाँ, नरसिंह अवतार मंगल की उग्र, रक्षा करने वाली और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली ऊर्जा से जुड़े हैं। बुद्ध अवतार बुद्ध ग्रह की बुद्धि, ज्ञान, शांति और तर्क की ऊर्जा से। वामन अवतार बृहस्पति के विस्तार, ज्ञान और विवेक से। परशुराम शुक्र की दृढ़ता, न्याय और शक्तिशाली ऊर्जा से। कूर्म अवतार कछुआ। हाँ, कूर्म अवतार शनि के धैर्य, स्थिरता और भार वहन करने की क्षमता से। वराह और मत्स्य। वराह अवतार राहु की अप्रत्याशित, शक्तिशाली और पृथ्वी को बचाने वाली ऊर्जा से। और मत्स्य अवतार केतु की अंतर्ज्ञान, मुक्ति और शुरुआत की ऊर्जा से। ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी है? स्रोत में मोक्षदाता देवता की बात थी। हाँ बिल्कुल, एक तकनीक है नवमांश कुंडली D9 चार्ट के जरिए इसे समझने की। हम वर्ग चार्ट पर बाद में और बात करेंगे। ठीक है। तो D9 चार्ट में एक आत्मकारक ग्रह होता है। जो कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है, वो हमारी आत्मा की इच्छा दर्शाता है। अच्छा। इस आत्मकारक से 12वें घर में, मतलब पिछले घर में जो ग्रह होता है, उसे मोक्ष का संकेतक माना जाता है। और उस ग्रह से संबंधित विष्णु अवतार की उपासना करना आध्यात्मिक प्रगति और मोक्ष के मार्ग में सहायक हो सकता है, ऐसा माना जाता है। ये तो काफी व्यक्तिगत और गहरा मार्गदर्शन हुआ। जी, ये दिखाता है कि ज्योतिष सिर्फ सांसारिक चीजों के लिए नहीं, आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी है। ग्रहों की प्रकृति भी अलग अलग होती है, सौम्य और क्रूर। हाँ,
ये उनके प्रभाव को समझने में मदद करता है। शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु नैसर्गिक रूप से क्रूर या कठोर ग्रह माने जाते हैं। मतलब वो हमेशा बुरा फल देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। क्रूर का मतलब यहाँ दुष्ट नहीं, बल्कि तीव्र, कठोर या अलगाववादी है। ये जीवन में चुनौतियां ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, या हमें किसी चीज से अलग करके सच्चाई दिखा सकते हैं। ये कर्मों का फल भी देते हैं। और सौम्य ग्रह? बृहस्पति, शुक्र, बढ़ता हुआ चंद्रमा और बुध जब शुभ ग्रहों के साथ हो, सौम्य माने जाते हैं। ये आमतौर पर पोषण, विकास और सुख देने वाले होते हैं। बुध का आपने कहा वो बदल जाता है। हाँ, बुध बहुत अनुकूलनीय है। वो जिस ग्रह के साथ होता है या जिस राशि में होता है, उसका असर उस पर ज्यादा होता है। वो शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ जैसा व्यवहार कर सकता है। अच्छा, ग्रहों के लिंग और वर्ण भी होते हैं? जी हाँ, सूर्य, मंगल, गुरु पुरुष ग्रह हैं। चंद्रमा, शुक्र स्त्री ग्रह। शनि और बुध नपुंसक। राहु पुरुष और केतु स्त्री जैसा प्रभाव देते हैं। ऐसा कुछ मत हैं। वर्ण भी हैं। गुरु और शुक्र ब्राह्मण, शिक्षक, सलाहकार। सूर्य और मंगल क्षत्रिय, राजा, योद्धा। चंद्रमा और बुध वैश्य, व्यापारी, संचारक। और शनि शूद्र, सेवक, श्रमिक। ये उनके कार्यक्षेत्र या स्वभाव को दर्शाते हैं। और गुण भी सत्व, रजस, तमस। ठीक है। ग्रहों के बाद अब आते हैं कुंडली के घरों पर, जिन्हें भाव कहते हैं। केंद्र और त्रिकोण भावों का खास महत्व बताया गया है। हाँ, बहुत ज्यादा। कुंडली के 12 घर जीवन के 12 क्षेत्र हैं। इनमें पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर केंद्र कहलाते हैं। ये विष्णु स्थान है, जीवन के स्तंभ। जैसे? पहला घर स्वयं, शरीर, व्यक्तित्व। चौथा घर माँ, सुख, वाहन। 7वां जीवन साथी, साझेदारी, व्यापार। 10वां कर्म, पेशा, समाज में स्थान। ये हमारे जीवन के मुख्य एक्शन एरिया हैं। और त्रिकोण? 5वां और 9वां। पहला भी, हाँ, पहला घर केंद्र भी है और त्रिकोण भी। 5वां और 9वां घर त्रिकोण है। ये लक्ष्मी स्थान है, यानी भाग्य और समृद्धि के। 5वां घर बुद्धि, संतान, रचनात्मकता, पूर्व पुण्य का है। 9वां घर धर्म, भाग्य, गुरु, पिता, लंबी यात्राओं का। और जब केंद्र और त्रिकोण मिलते हैं तो राजयोग बनता है। बिल्कुल। जब केंद्र भावों 1, 4, 7, 10 के स्वामी और त्रिकोण भावों 1, 5, 9 के स्वामियों के बीच संबंध बनता है, युति हो, दृष्टि हो या राशि परिवर्तन हो, तो राजयोग बनता है। ये जीवन में शक्ति, पद, सफलता और समृद्धि का बहुत बड़ा संकेतक है। जैसे कर्म और भाग्य का मिलन। हाँ, बिल्कुल। आपकी मेहनत केंद्र और किस्मत त्रिकोण जब साथ आ जाएं। अब इन भावों पर ग्रहों का असर दृष्टि से भी होता है। ये क्या है? दृष्टि मतलब देखना या प्रभाव डालना। 2 तरह की दृष्टियां अहम हैं। पहली है ग्रह दृष्टि। ये कैसे काम करती है? हर ग्रह जहां बैठा होता है, वहां से सीधे 7वें घर को पूरी तरह देखता है। ये उसकी मुख्य दृष्टि है, जैसे वो उस घर के मामलों में सीधे दिलचस्पी ले रहा हो। और कुछ ग्रहों की खास दृष्टियां भी होती हैं। हाँ, मंगल अपनी जगह से 4थे और 8वें घर को भी देखता है। बृहस्पति 5वें और 9वें को भी। और शनि 3रे और 10वें घर को भी पूरी दृष्टि से देखता है। यह उनकी विशेष इच्छा या प्रभाव क्षेत्र को दिखाता है। अच्छा, और दूसरी दृष्टि? राशि दृष्टि। हाँ। राशि दृष्टि थोड़ी अलग है। ये ग्रह की इच्छा पर नहीं, राशियों के स्वभाव पर निर्भर करती है। ये एक स्थायी, अंतर्निहित प्रभाव है। इसके नियम क्या हैं? इसके नियम राशियों के प्रकार पर आधारित हैं। चर, मूवेबल, स्थिर, फिक्स्ड और द्विस्वभाव, डुअल। चर राशियां मेष, कर्क, तुला, मकर अपने से अगली को छोड़कर बाकी 3 स्थिर राशियों पर दृष्टि डालती हैं। और स्थिर राशियां? स्थिर राशियां वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ अपने से पिछली को छोड़कर बाकी 3 चर राशियों पर। और द्विस्वभाव? द्विस्वभाव राशियां मिथुन, कन्या, धनु, मीन एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं। ये एक तरह का स्थायी कनेक्शन है राशियों के बीच, जो हमेशा मौजूद रहता है, चाहे वहां कोई ग्रह हो या ना हो। ये तो काफी डिटेल्ड बातें हैं। हाँ। एक और कॉन्सेप्ट था, अर्गुला और विरोधर्गुला। ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, अर्गुला का शाब्दिक अर्थ है बोल्ट या कुंडी, पर ज्योतिष में इसका मतलब है एक तरह का हस्तक्षेप या प्रभाव। कैसा प्रभाव? किसी भी भाव से दूसरे, चौथे और 11वें घर में बैठे ग्रह उस भाव पर अर्गुला डालते हैं, मतलब उसके फलों को प्रभावित करते हैं। अक्सर सकारात्मक रूप से उसे सपोर्ट करते हैं,
5वें घर से भी पाप ग्रहों की अर्गला होती है। और विरोधर्गुला, वो इसका उल्टा है। हाँ, विरोध मतलब बाधा। अगर किसी भाव से 12वें, 10वें और तीसरे घर में ग्रह हों तो वो क्रमशः दूसरे, चौथे और 11वें घर से आने वाली अर्गुला को रोकते हैं, उसे निष्फल करते हैं। इसे विरोधर्गला कहते हैं। 9वें घर से पाप ग्रहों की विरोधर्गला होती है पंचम भाव की अर्गुला के लिए। तो ये ऊर्जा के प्रवाह को समझने जैसा है, कौन मदद कर रहा है, कौन रोक रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि किसी घर के परिणाम कितने जटिल तरीके से तय होते हैं, किन ऊर्जाओं का उस पर सीधा या उल्टा असर पड़ रहा है। चलिए अब कारक पर आते हैं। इसका मतलब है करने वाला या करवाने वाला। हाँ, कारक मतलब सिग्निफिकेटर, संकेतक। वो ग्रह जो किसी विशेष चीज के लिए जिम्मेदार माना जाता है। स्रोत 3 तरह के मुख्य कारक बताते हैं। कौन कौन से? पहले हैं नैसर्गिक कारक। ये प्राकृतिक या स्वाभाविक संकेतक हैं जो हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे शादी के लिए नैसर्गिक कारक शुक्र है, संतान और ज्ञान के लिए बृहस्पति, पिता के लिए सूर्य, माँ के लिए चंद्रमा, भाई के लिए मंगल, नौकरी के लिए शनि, व्यापार के लिए बुध। ठीक है। दूसरे हैं चर कारक। ये हर कुंडली में बदलते हैं। ये ग्रहों की डिग्री पर आधारित होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण है आत्मकारक। कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री पर होता है वो आत्मकारक कहलाता है। ये हमारी आत्मा की इच्छा, इस जीवन का मुख्य उद्देश्य, हमारा मुख्य संघर्ष या सीखने का क्षेत्र दिखाता है। इसके अलावा अमात्यकारक करियर, भ्रातृकारक भाई बहन, मातृकारक माँ, पितृकारक पिता, पुत्रकारक संतान, ज्ञातिकारक संबंधी और दाराकारक जीवन साथी भी होते हैं। और तीसरे हैं स्थिर कारक। इनका इस्तेमाल कुछ विशेष तकनीकों में होता है, जैसे आयु गणना या मृत्यु का समय निर्धारण। हर भाव के लिए कुछ स्थिर कारक तय होते हैं। तो ये कारक हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि किसी मामले को समझने के लिए किन ग्रहों को देखना है। नैसर्गिक कारक उस चीज का सामान्य कंट्रोलर है, चर कारक उस व्यक्ति विशेष के लिए उस चीज का क्या महत्व है या आत्मा का क्या झुकाव है, वो बताता है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर वाली मिसाल यहाँ फिट होती है। हाँ, वो समझने में मदद करती है। मान लीजिए 10वां घर करियर एक प्रोजेक्ट है। नैसर्गिक कारक जैसे सूर्य, बुध, शनि प्रोजेक्ट के ओवरऑल इंचार्ज हैं। 10वें घर का स्वामी ग्रुप मैनेजर है। 10वें घर में बैठे ग्रह टीम मेंबर हैं जो सीधे काम कर रहे हैं। और दृष्टि? जिन ग्रहों की ग्रह दृष्टि है वो बाहरी कंसल्टेंट हैं जो सलाह दे रहे हैं या दखल देना चाहते हैं। और राशि दृष्टि वाले स्थायी स्टेक होल्डर हैं जिनका एक बैकग्राउंड प्रभाव है। इससे पता चलता है कि एक ही चीज पर कितने लेवल से असर पड़ता है। अच्छा, अब जरा समय की गणना पर आते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्र कैलेंडर का महत्व है। हाँ, चंद्र कैलेंडर यानी पंचांग बहुत महत्वपूर्ण है। महीना 2 पक्षों में बटा होता है। शुक्ल पक्ष जब चांद बढ़ता है पूर्णिमा तक, और कृष्ण पक्ष जब चांद घटता है अमावस्या तक। पूर्णिमा और अमावस्या का खास महत्व है। जी हाँ, ये तिथियां ऊर्जा के स्तर पर विशेष मानी जाती हैं। महीनों के नाम भी नक्षत्रों पर आधारित हैं जिनमें पूर्णिमा होती है। जैसे चैत्र महीने की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र के आसपास होती है। कभी कभी एक महीना ज्यादा भी होता है। अधिक मास? हाँ, अधिक मास या मलमास तब आता है जब सूर्य देव एक ही राशि में 2 अमावस्याओं तक रह जाते हैं। मतलब सूर्य संक्रांति राशि बदलना नहीं होती उस चंद्रमास में। ये कैलेंडर को सौर वर्ष के साथ सिंक में रखने का तरीका है। अब आते हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर, मंत्र शास्त्र। स्रोत बताते हैं कि मंत्रों का विश्लेषण उनके शब्दों और अक्षरों से हो सकता है। हाँ, ये पीवीआर नरसिम्हा राव जी की शिक्षाओं का एक बहुत ही अनूठा और गहरा पहलू है। उनका सिद्धांत है कि मंत्र की संरचना उसके प्रभाव के भावों को इंगित करती है। कैसे? मंत्र में शब्दों की संख्या बताती है कि ऊर्जा किस स्रोत सोर्स भाव से ली जा रही है, और मंत्र में अक्षरों की संख्या बताती है कि ऊर्जा किस गंतव्य डेस्टिनेशन भाव पर जा रही है, यानी परिणाम कहाँ मिलेगा। नमः शिवाय का उदाहरण था शायद। हाँ बिल्कुल, नमः शिवाय। इसमें तकनीकी रूप से एक शब्द है, इसे एक इकाई माना गया है, और 5 अक्षर हैं, ना, मा, शी, वा, य। तो स्रोत और गंतव्य क्या हुए? स्रोत हुआ पहला भाव, स्वयं अस्तित्व। गंतव्य हुआ 5वां भाव, बुद्धि, क्षमता, रचनात्मकता, मंत्र सिद्धि। तो ये मंत्र व्यक्ति की अपनी ऊर्जा को उसकी बुद्धि और क्षमताओं से जोड़ता है। और एक देवता स्थान भी होता है। हाँ, देवता स्थान निकालने के लिए स्रोत से गंतव्य तक गिनते हैं,
यहाँ 1 से 5 बराबर 5 घर, फिर गंतव्य से उतने ही घर आगे गिनते हैं, 5वें से 5 घर आगे बराबर 9वां भाव। तो यहाँ देवता स्थान हुआ 9वां भाव, धर्म, गुरु, भाग्य। ये दिखाता है कि ये मंत्र व्यक्ति की क्षमताओं को धर्म, गुरु कृपा और भाग्य से जुड़ता है। ये तो कमाल का विश्लेषण है। क्या ये सिर्फ संस्कृत मंत्रों पर लागू होता है? स्रोत बताते हैं कि ये सिद्धांत शायद सार्वभौमिक हैं। उन्होंने पारसी, अहुना वैरियो, इस्लामी अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह और बौद्ध ओम मणि पद्मे हुम मंत्रों के उदाहरण भी दिए हैं, जिनका विश्लेषण इसी पद्धति से किया गया है। तो मतलब ध्वनि महत्वपूर्ण है। हाँ, ध्वनि और उसका सही उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हर अक्षर किसी न किसी भाव या ऊर्जा केंद्र को प्रभावित करता है, ऐसा माना जाता है। ये दिखाता है कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा को निर्देशित करने के शक्तिशाली उपकरण हैं। ये सब समझने के बाद अब आते हैं वर्ग चार्ट्स या मंडल चार्ट्स पर। आपने कहा था कि लग्न कुंडली D1 तो बस शुरुआत है। जी हाँ, लग्न कुंडली या राशि चार्ट D1 जीवन का एक बड़ा नक्शा है, लेकिन जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को और ज्यादा गहराई से, सूक्ष्मता से देखने के लिए वर्ग या डिविजनल चार्ट्स का इस्तेमाल होता है। ये ज्योतिषीय माइक्रोस्कोप की तरह हैं। कौन से वर्ग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? कई सारे हैं, पर कुछ प्रमुख वर्ग जो अक्सर देखे जाते हैं। नवमांश D9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या दिखाता है? ये विवाह, जीवन साथी, धर्म, भाग्य, हमारी आंतरिक शक्ति और क्षमताओं को दिखाता है। लगन कुंडली के बाद इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और दशमांश D10 करियर, कर्म, समाज में पद प्रतिष्ठा, हमारी सार्वजनिक छवि के लिए है। दृक्कोण D3 भाई, बहन, साहस, पराक्रम के लिए। सप्तांश D7 संतान, पोते पोतियों और उनसे जुड़े मामलों के लिए। सिद्धांश D24 शिक्षा, ज्ञान प्राप्ति, सीखने की क्षमता के लिए। एक D60 का भी जिक्र था, षष्ठ्यांश। हाँ, षष्ठ्यांश D60 इसे बहुत रहस्यमय और महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं कि ये पिछले जन्मों के कर्मों का पूरा खाका है, जो इस जीवन के फलों को बहुत सूक्ष्म स्तर पर प्रभावित करता है। इसका विश्लेषण बहुत जटिल होता है। तो ये वर्ग हमें जीवन की अलग अलग परतों को दिखाते हैं। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि जीवन का हर पहलू अपने आप में कितना विस्तृत और जटिल है। ठीक है, अब बात करते हैं योग की। ये क्या होते हैं? ग्रहों के कॉम्बिनेशन। हाँ, योग मतलब ग्रहों के विशेष संयोजन या कॉम्बिनेशन जो कुंडली में कुछ खास परिणाम देते हैं। ये सामान्य ग्रह फलों से अलग, ज्यादा शक्तिशाली या विशिष्ट प्रभाव वाले होते हैं। हमने राजयोग की बात की थी, और कौन से मुख्य योग हैं? एक बहुत प्रसिद्ध योग है गज केसरी योग। ये चंद्रमा और बृहस्पति के एक खास तरह के संबंध जैसे केंद्र में होना से बनता है। ये अक्सर प्रसिद्धि, सम्मान, धन, सद्गुण और नेतृत्व क्षमता देता है। और नीच भंग राजयोग ये क्या है? नीच भंग मतलब नीचता का भंग होना। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो, जहां वो कमजोर माना जाता है, लेकिन कुछ खास स्थितियां बन जाएं, जैसे उसका उच्च स्वामी देख रहा हो या वो केंद्र में हो, तो उसकी वो कमजोरी दूर हो जाती है और वो ग्रह बहुत शक्तिशाली राजयोग जैसा फल दे सकता है। मतलब कमजोरी ताकत बन सकती है। हाँ, ये दिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों से भी कैसे शक्ति मिल सकती है। एक विपरीत राजयोग भी होता है। हाँ, ये तब बनता है जब दो स्थानों के स्वामी यानी छठे रोग, शत्रु, ऋण, 8वें बाधा, आयु, रहस्य और 12वें व्यय, हानि, मोक्ष घरों के मालिक दूसरे दो स्थानों में बैठ जाएं। इसका फल क्या होता है? ये योग अक्सर अप्रत्याशित लाभ, अचानक सफलता या किसी बड़ी मुश्किल से निकलने के बाद ऊंचाई देता है। लेकिन ये सफलता आमतौर पर संघर्ष या किसी नकारात्मक घटना के बाद मिलती है। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसके फलित होने के लिए लगन का मजबूत होना जरूरी है। तो योग ग्रहों के आपसी रिश्तों की कहानी कहते हैं। एक और जटिल कॉन्सेप्ट था अरुद्ध पद। ये क्या है? अरुद्ध पद वाकई एक गहरी और थोड़ी पेचीदा अवधारणा है। ये माया या इस दुनिया में चीजों की जो छवि या प्रतिष्ठा है उसे दर्शाता है। ये वो है जो दुनिया देखती है या मानती है। तो ये असलियत से अलग है। लग्न और अरुद्ध लग्न में क्या फर्क है? हाँ, फर्क है। लग्न या असेंडेंट हमारा वास्तविक सत्य है, हमारा असल स्वरूप, हमारा शरीर, हमारी चेतना। लेकिन अरुद्ध लग्न हमारी छवि है, दुनिया हमें कैसे देखती है, हमारी पहचान क्या समझी जाती है, हमारा स्टेटस क्या है। कोई उदाहरण? जैसे कोई व्यक्ति असल में लग्न बहुत सीधा साधा हो,
पर दुनिया उसे अरुद्ध लग्न बहुत अमीर या प्रभावशाली समझती हो, या इसका उल्टा। और हर भाव का अपना अरुद्ध होता है? जी हाँ, हर भाव का अपना अरुद्ध पद होता है, जो उस भाव से संबंधित चीजों की सांसारिक छवि या प्राप्ति को दिखाता है। जैसे चौथे भाव का अरुद्ध हमारे घर, वाहन आदि की छवि है, 7वें का व्यापार या जीवन साथी की छवि, 10वें का हमारे करियर की प्रतिष्ठा, 12वें भाव का अरुद्ध जिसे उपपद लग्न कहते हैं, वो विवाह और जीवन साथी की स्थिति या छवि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अरुद्ध लग्न से व्यक्ति के व्यवहार के बारे में भी पता चलता है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि अरुद्ध लग्न AL से तीसरा और छठा घर ये दिखाता है कि व्यक्ति दुनिया की चुनौतियों का सामना कैसे करता है। अगर वहां शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति संत की तरह धैर्य से काम लेता है, अगर क्रूर ग्रह हों तो वो योद्धा की तरह मुकाबला करता है। ये हमारी बाहरी इमेज और उसे निपटने का तरीका दिखाता है। तो अरुद्ध पद हमें सत्य और छवि के बीच का अंतर दिखाते हैं। हाँ, और ये दिखाते हैं कि सांसारिक जीवन में अक्सर छवि का बहुत महत्व होता है। ज्योतिष इन दोनों स्तरों को देखता है। ग्रहों, भावों, योगों, वर्गों और छवियों के बाद अब आते हैं समय के चक्र पर। दशाएं क्या बताती हैं? दशाएं ग्रहों के प्रभाव का समय बताती हैं। ये बताती हैं कि जीवन के किस दौर में कौन से ग्रह का असर सबसे ज्यादा रहेगा और किस तरह की घटनाएं होने की संभावना है। ये जीवन की कहानी के अलग अलग चैप्टर्स की तरह हैं, जिनका मुख्य ग्रह उस चैप्टर का टोन सेट करता है। सबसे आम दशा कौन सी है? सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दशा प्रणाली है विंशोत्तरी दशा। ये जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस पर आधारित है, और ये कुल 120 साल का एक चक्र है जिसमें हर ग्रह को एक निश्चित समयावधि मिलती है, महादशा। फिर उसके अंदर बाकी ग्रहों की अंतर्दशाएं और प्रत्यंतर दशाएं होती हैं। क्या और भी दशा प्रणालियां हैं? हाँ, बहुत सारी हैं। पाराशर ज्योतिष में ही 40 से ज्यादा दशाओं का जिक्र है। कुछ खास स्थितियों में लागू होती हैं, जैसे अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा। जैमिनी ज्योतिष में चर दशा, स्थिर दशा और नारायण दशा जैसी राशि आधारित दशाएं हैं, जो जीवन के बदलते फोकस और आत्मा की यात्रा को समझने में मदद करती हैं। तो दशाएं बताती हैं कि कुंडली का पोटेंशियल कब एक्टिवेट होगा। हाँ, बिल्कुल। कुंडली एक बीज की तरह है और दशाएं वो मौसम है जो बताते हैं कि बीज कब अंकुरित होगा, कब पौधा बनेगा, कब फल देगा। और वर्तमान में ग्रहों की चाल को गोचर कहते हैं। हाँ, गोचर मतलब ग्रहों का आकाश में वर्तमान भ्रमण, ट्रांजिट। ये देखा जाता है कि अभी आसमान में ग्रह कहाँ चल रहे हैं और उनका आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों, खासकर जन्म के चंद्रमा के सापेक्ष क्या असर पड़ रहा है। दशा और गोचर में क्या संबंध है? दशा बताती है कि किस ग्रह का प्रभाव चल रहा है, लंबी अवधि, और गोचर उस प्रभाव को ट्रिगर करने वाली तात्कालिक घटना या स्थिति ला सकता है, छोटी अवधि। जैसे दशा बताती है कि बारिश का मौसम है और गोचर बताता है कि आज बारिश होगी या नहीं। गोचर के प्रभाव को और सटीक बनाने के लिए अष्टक वर्ग का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, अष्टक वर्ग एक बहुत उपयोगी तकनीक है। ये एक पॉइंट सिस्टम है। हर ग्रह आपकी कुंडली के लग्न और बाकी 7 ग्रहों के सापेक्ष कुछ शुभ बिंदु देता है, 0 से 8 तक। इससे क्या पता चलता है? इससे हर राशि और हर भाव की ताकत पता चलती है। जिस राशि या भाव में ज्यादा शुभ बिंदु, सर्वाष्टक वर्ग बिंदु हों, वहां से गुजरने वाले ग्रह ज्यादा शुभ फल देते हैं। ये गोचर के परिणामों को फिल्टर करने में मदद करता है कि कौन सा गोचर वाकई असरदार होगा। तो संक्षेप में कहें तो वैदिक ज्योतिष इन सभी चीजों, ग्रह, भाव, वर्ग, योग, दशा, गोचर, अरुद्ध, कारक को मिलाकर जीवन का एक बहुत ही विस्तृत और बहुआयामी नक्शा बनाता है। बिल्कुल सही। स्रोत यही दिखाते हैं कि कैसे इन सब उपकरणों का एक साथ इस्तेमाल करके जीवन के अलग अलग पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। जैसे करियर के लिए D1 और D10 देखना, संतान के लिए D1 और D7, शिक्षा के लिए D24, पिछले जन्मों के कर्मों के लिए D60। इसमें घटनाओं का समय निर्धारण भी शामिल है। हाँ, दशा और गोचर का मुख्य काम ही घटनाओं का समय बताना है। इसके अलावा जन्म समय को ठीक करना, रेक्टिफिकेशन, योगों की पहचान करना, समस्याओं के मूल कारण समझना, ये सब इस विश्लेषण का हिस्सा हैं। ये वाकई एक बहुत व्यवस्थित और गहरी प्रणाली है। तो आज हमने PVR नरसिम्हा राव जी की शिक्षाओं पर आधारित इस सामग्री के जरिए वैदिक ज्योतिष की जटिल और आकर्षक दुनिया की एक झलक पाई। ये साफ है कि ग्रह सिर्फ आसमान के पिंड नहीं है, बल्कि हमारे अंदरूनी और बाहरी जीवन के अनुभवों के प्रतिबिंब और संकेतक हैं। हाँ,
पौराणिक कथाओं के गहरे मतलबों से लेकर जटिल गणितीय चार्ट तक और सूक्ष्म ऊर्जाओं से लेकर स्थूल सांसारिक छवियों अरुध तक, ये वास्तव में एक बहुस्तरीय ज्ञान प्रणाली है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन स्रोतों के अनुसार ज्योतिष आत्मज्ञान का, खुद को समझने का, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जानने का और जीवन को ज्यादा जागरूकता के साथ जीने का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब जानने से क्या हासिल होता है? शायद ये हमें अपने जीवन के पैटर्न, अपनी सफलताओं, अपनी चुनौतियों को एक नई दृष्टि से देखने में मदद करे। हाँ, या शायद ये हमें अस्तित्व की विशालता, कर्म के सिद्धांत और इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में अपनी भूमिका पर सोचने को मजबूर करे। और अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या? अपने इस जटिल ज्योतिषीय नक्शे को समझना। भले ही हम रास्ते के हर मोड़ को नियंत्रित ना कर पाए, हमें अपनी जीवन यात्रा में एक ज्यादा जागरूक, एक ज्यादा सचेत मुसाफिर बनने में मदद कर सकता है। इस पर सोचने के लिए कुछ है।